नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग की उत्पत्ति और इतिहास का। जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है योग का इग्नू द्वारा चलाया जा रहा है, उसका फर्स्ट थ्योरी कोर्स जो है BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट, उसकी जो यूनिट नंबर 2 है योग की उत्पत्ति और इतिहास, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे ताकि स्टूडेंट जो है वो इस यूनिट की तैयारी इजीली कर सकें। आप सभी स्टूडेंट जब अपना स्टडी मटेरियल देखते हैं तो उसमें ये जो सेकंड यूनिट है उसका जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें है उद्देश्य है, इसका इंट्रोडक्शन है, योग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, योग का इतिहास, और फिर उसको 5 कालखंडों में विभाजित किया गया योग की जो हिस्ट्री है। तो ये सारे जो ब्रीफली टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में डिस्कस किए गए हैं, हम उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। उतनी ही चर्चा करेंगे जितना कि आपके स्टडी मटेरियल पर अवेलेबल है, सो दैट आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। आप सभी जानते हैं कि योग परंपरा जो है वो बहुत ही प्राचीन है और भारतवर्ष की एक सबसे प्राचीनतम साधना पद्धति हम इसको कह सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये भारतीय जीवन पद्धति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग है, क्योंकि यह आदि से चली आ रही है और हमारे दिन प्रतिदिन में हम इसको देख सकते हैं। योग की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, इसको हम बिल्कुल एक मत से तो नहीं कह सकते। इसको लेकर बहुत सारे मत हैं, लेकिन सर्वप्रथम विश्व के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उसमें योग शब्द की चर्चा मिलती है। और वेद जो है वो भारतीय संस्कृति और ज्ञान के मूल स्रोत हैं। योग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो कि हमारे शरीर पर भी काम करता है, मन पर कार्य करता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम साधन और साध्य दोनों कह सकते हैं कि हम यही हमारा अल्टीमेट एम भी है और यही टूल भी है। एक इम्पॉर्टेंट बुक है योग की हिस्ट्री को लेकर, योग की अवधारणाएं, उत्पत्ति, विकास और इतिहास। ये किसकी है? प्रेमा मैसूर जी की। तो वो लिखती हैं कि योग शास्त्र की परंपरा एक अकेली परंपरा है जो समय बीतने के साथ साथ निरंतर अविचलित चली आ रही है। मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, ये फ्लो में है, जब से चल रही है अब तक ये चली आ रही है। इसके साथ साथ और भी परंपराएं और भी ज्ञान विकसित होता रहा, परंतु योग योग जो है वो लगातार आगे हर स्टेजेस में डेवलपमेंट उसकी होती जा रही है। तो इस प्रकार योग ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लगातार चल रहा है। आगे हम बात करते हैं योग की उत्पत्ति की। योग की उत्पत्ति को लेकर भी बहुत सारे मत हैं। कुछ का कहना है कि ये वैदिक युग से स्टार्ट हुआ है, कुछ का कहना है सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ है। तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि योग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो मिले खुदाई के दौरान, उसमें विभिन्न मुद्राओं और आसनों की आकृतियां मिलती हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि उन दिनों भी योग का अभ्यास किया जाता रहा होगा। पर साथ ही कुछ दूसरे अवशेष भी मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि वैदिक क्रियाकलाप भी उस समय चलते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता वैदिक सभ्यता के बाद की है। और जब हम वेद अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि योग संबंधी विचारधारा जो है उसका सबसे पहले जो मेंशन होता है वो ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन योग का उद्गम वेदों की रचना से पूर्व ही हुआ है, ऐसा भी माना जाता है कि ये वेदों से भी पूर्व उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि विद्वान कहते हैं कि योग योग की उच्च अवस्था में ही ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब जो ऋषि थे, उन्होंने जो वेद का ज्ञान प्राप्त किया वो योग की अवस्था में तो इसका क्या मतलब निकला कि योग जो है वो वेदों से भी पहले थे। मतलब योग की अवस्था में ही ऋषियों ने जो ब्रह्मांड का सत्य है उसको जाना और फिर उनको वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट किया। यही कारण है कि वेद को अपौरुषीय कहते हैं और ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं, क्योंकि उसी योग की स्थिति में उनकी उस दृष्टि से उन्होंने उनको मंत्र के रूप में प्राप्त किया। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो योग का प्रारंभ है वो ऋग्वेदिक काल से भी पहले हुआ था। परंतु फिर भी योग विद्या का प्रारंभ कब हुआ हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसके ऊपर शोध चल रहे हैं। इस विषय में ये भी कहा जा सकता है कि योग को हमें किसी काल से बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए बना है, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान है ये। तो यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ से ही योग विद्या प्रारंभ हुई थी। जिस प्रकार मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार योग विद्या का ज्ञान भी प्रदान किया है हमें। तो इस प्रकार से ये कुछ मत मिलते हैं योग की उत्पत्ति को लेकर। अब प्रश्न उठता है कि योग जो है, योग के आदि वक्ता कौन है? मतलब सबसे पहले किसने योग को बताया, या फिर सबसे पहले योग का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी निर्विवाद नहीं है, इसको भी लेकर कई मत हैं। नाथ परंपरा के योगी आदिनाथ शिव को प्रथम वक्ता मानते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि के प्रारंभ में ही हम सबके मानव कल्याण के लिए इस विद्या को उपदेश के रूप में माता पार्वती को दिया था। और वहीं पास में सरोवर में एक मत्स्य ने इसको सुना और भगवान शिव ने उसको मत्स्येंद्र नाथ बना दिया, जो एक मुख्य हठ योगी हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। और फिर इन्होंने योग विद्या को आगे प्रचार प्रसार किया। योग का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो हमें श्रुति और स्मृति ग्रंथों में मिलता है। तो जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें कहा गया है कि
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातना, यानी कि हिरण्यगर्भ जो है वही योग के पहले वक्ता हैं, वही योग के पहले संस्थापक हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यही कहा गया कि सृष्टि के निर्माण से पहले अतुलनीय दिव्य भ्रूण जो ये है हिरण्यगर्भ है, उनको एक दिव्य भ्रूण के रूप में माना गया, जो कि सबसे पहले अस्तित्व में आए और उन्होंने ही योग का ज्ञान दिया। महाभारत में भी हिरण्यगर्भ को ही प्रथम प्रतिपादक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान बताया दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि होती है। उसमें है कि जो मनुष्य अनंत काल तक देह अभिमान को त्याग कर, यानी कि अपने शरीर के मान को त्याग कर प्रभु के निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता कहा है। इससे प्रतीत होता है कि योग के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? हिरण्यगर्भ ही थे। अब इस बात पर भी बहुत सारे मत है, ये भी एक मत नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भ नामक किसी भी ऐतिहासिक मनुष्य का कहीं पर उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। तो इसकी पुष्टि के लिए हम वेदों की सहायता ले सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष, स्वर्ग, पृथ्वी सबको धारण किया और उपयुक्त स्थान पर सबको स्थित किया। उन प्रजापति देव का हवन द्वारा पूजन करते हैं, तो एक तरह से उन्हें अधिपति कहा गया है। तो उसी तरह अद्भुत रामायण में भी इसका वर्णन है कि हिरण्यगर्भ इस समस्त जगत की आत्मा है। हिरण्यगर्भ परमात्मा का ही एक नाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही योग जो है वो प्रदान किया गया, उन्होंने ही योग का उपदेश दिया। तो अब ये हिरण्यगर्भ जी से आगे किनको किनको गया, ये भी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार हिरण्यगर्भ से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को गया, देन ऋषि ब्रह्म को गया, आगे फिर नारायण, भृगु, वशिष्ठ आदि। तो ये भी एक मान्यता है कि इस प्रकार से ज्ञान जो है आगे चला। एक दूसरे हायरार्की के अकॉर्डिंग हिरण्यगर्भ से ब्रह्म को, अथर्वन को, अंगिरस को, देन भारद्वाज को। तो ये भी एक मान्यता है कि इस प्रकार से योग का ज्ञान जो है वो आगे चला, मतलब योग के ज्ञान की गति इस प्रकार हुई। श्रीमद् भगवद गीता भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक श्लोक है जिसमें बताते हैं प्रभु कि परमात्मा से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के पास गया योग का ज्ञान, फिर विवस्वान को, फिर मनु को, और फिर इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु आप जानते हैं कि राम जी भी इक्ष्वाकु वंश के ही थे। तो इस प्रकार जो है ज्ञान का, योग ज्ञान का संचरण हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि योग की उत्पत्ति और उसका जो उसके जो वक्ता है उसको लेकर कई मत हैं। अब हम बात करेंगे योग के इतिहास की, मतलब कौन कौन से पीरियड्स में योग की आगे प्रगति कैसे हुई, या फिर आगे क्या क्या ग्रंथ और मान्यताएं चली। योग के इतिहास को लेकर भी कुछ मत हैं, मतलब बिल्कुल निर्विवादित मत नहीं है ये, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है हम उसकी बात करेंगे। अदरवाइज अगर हम दो तीन मत को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि तकरीबन एक एक शताब्दी का, दो दो शताब्दी का अंतर आता है समय को लेकर। तो इसलिए योग का इतिहास जो है वो भी निर्विवादित नहीं है, उसमें भी शोध चल रहे हैं। फिर भी जो एक पुस्तक पुस्तक है, योग अवधारणाएं, उत्पत्ति, विकास और इतिहास, उसके अनुसार उन्होंने सामान्य दृष्टिकोण से योग को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। 5 कालखंड यानी कि 5 टाइम पीरियड्स। उन 5 कालखंडों के आधार पर हम योग के इतिहास को समझ सकते हैं। उन 5 कालखंडों में योग की अलग अलग परंपराओं का, ग्रंथों का जो है वो उत्पत्ति हुई। अब वो 5 कालखंड कौन से हैं, या 5 टाइम पीरियड्स कौन कौन से हैं? पहला है वैदिक काल, दूसरा है सूत्र और महाकाव्य काल, तीसरा है टीका और वृत्ति काल, चौथा है हठ योग और भक्ति योग का काल, और अंतिम जो है लास्ट, दैट इज मॉडर्न पीरियड, यानी कि आधुनिक युग। तो इन 5 कालखंडों में हम योग की हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल सबसे पहला काल है। तो वैदिक काल जो है वो, इसे संहिताओं का काल भी कह सकते हैं हम। जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और कुछ उपनिषद इसी काल के माने जाते हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति इसी काल में हुई। इसी काल को हम श्रुति काल भी कहते हैं। और योग के कई कंसेप्ट्स का जो है बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख अलग अलग स्थानों पर मिलता है। वो कौन कौन से उल्लेख हैं? तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे उल्लेख मिलते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं मन के नियंत्रण की टेक्निक्स को लेकर, या प्राण के नियमन, यानी कि अपने प्राणों को कंट्रोल करने की भी बात की गई है। यजुर्वेद में जो दृष्टा है, मतलब जो साधक है, वो प्रार्थना करता है कि शरीर में निहित जो 5 प्राण हैं उनको पोषित किया जाए, उनका तेज बढ़ाया जाए। तो ये प्राण के कंसेप्ट से मिलता जुलता है। अथर्ववेद में भी एक पूरे सूक्त में प्राण विद्या का उल्लेख मिलता है।
उसमें ये भी कहा गया है कि जो साधक है वो शरीर के सभी स्थानों से प्राण को एकत्रित करके दिव्य लोक को प्राप्त होता है। इसी वैदिक काल के जो उपनिषद हैं जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें कहा गया है कि प्राण अपान व्यान उदान तथा समान ये सभी वायु प्राण ही है। छांदोग्य उपनिषद में भी प्राण अपान व्यान आदि वायु की व्याख्या की गई है। इस प्रकार योग का जो ये प्राण का कंसेप्ट है, वायु का कंसेप्ट है, ये हमें श्रुतियों में मतलब कि इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कठोपनिषद में जो हमारा हृदय है वहां से निकलने वाली नाड़ियों की संख्या 101 बताई गई है। और उन नाड़ियों में से एक नाड़ी जो ऊपर हमारे मस्तिष्क की ओर जाती है, उसमें जो व्यक्ति अपने प्राण ऊपर ले जाता है वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। यह सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख है। इसके वर्णन से ये पता चलता है कि यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी की बात हो रही है। यही सेम वर्णन जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में भी मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्रुति काल था, वैदिक काल था, उसमें योग के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक पक्ष को भली भांति जानने वाले साधक थे और वो जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना किया करते थे। परंतु ये पूरा ज्ञान जो है वो एक जगह पर पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं था। ये बिखरी हुई अवस्था में था, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर ये ज्ञान जो है वो पाया जाता था। और आप जानते हैं कि जो इसको एक स्ट्रक्चर में लाने का, एक जगह संग्रहित करने का श्रेय किसको जाता है? महर्षि पतंजलि जी को। तो वो बात हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये श्रुति काल में, वैदिक काल में योग के विषय में ये चर्चाएं हुई। जो सेकंड टाइम पीरियड है उसे हम सूत्र काल कहते हैं, जिसको हम 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक मानते हैं। इसमें बताते हैं कि राजा अशोक ने सर्वोच्च शासन किया और उन्होंने योग परंपरा से काफी प्रेरणा भी ली और उस संस्कृति को काफी प्रचार प्रसार भी किया और योग को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसको सूत्र काल इसलिए कहते हैं क्योंकि कई ग्रंथों को सूत्र के रूप में पिरोया गया। इसे दर्शनों का काल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें विभिन्न भारतीय दर्शनों के सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। इस काल में भारतीय दर्शन की अन्य अन्य शाखाओं की सिद्धांत एकत्रित रूप से सूत्र ग्रंथों में पिरोए गए। योग सूत्र के अलावा भगवत गीता, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों की रचना जो है इसी काल अवधि में मानी जाती है। तंत्र पुराण स्मृतियां जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में योग के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। जैन तथा बौद्ध संप्रदाय का योग साहित्य भी इसी काल में लिखा गया। तो ये सूत्र काल है जहाँ पर ज्यादातर सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। अगले हम तीसरे खंड की बात करेंगे जो कि है टीकाओं का काल। तीसरा कालखंड जो है उसे टीका और वृत्ति का काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 600 से 1200 ईस्वी तक और कुछ का मानना है कि 300 से 1000 ईस्वी तक भी है। तो ये मत अलग अलग हैं, लेकिन इसको मध्य युगीन काल कह सकते हैं हम। भारतवर्ष के इतिहास का ये उत्कृष्ट समय था। इस काल में बहुत सी प्रामाणिक रचनाएं रची गई। भारत ने इस काल में विकसित विभिन्न कलाओं, विभिन्न प्रकार के विज्ञान और ज्ञान की विशिष्ट शाखाओं के क्षेत्र में काफी प्रगति की। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है। योग सूत्र पर जो भाष्य या टीकाएं लिखी गई, जैसे व्यास भाष्य है या फिर विज्ञान भिक्षु भोजदेव, वाचस्पति मिश्र, ये सब जो जिन्होंने जो टीकाएं लिखी वो सब इसी काल में लिखी गई। योग के सिद्धांत और मूलभूत मान्यताओं की विस्तार से चर्चा टीकाओं में पाई जाती है। जो योगोपनिषद है, जो योग से संबंधित उपनिषद है, वो भी इसी काल में लिखे गए। भक्ति के कुछ ग्रंथ भी इस काल में लिखे गए। स्मृति, पुराण और तंत्र के अनेक ग्रंथ भी इस कालखंड के आरंभ में लिखे गए और उन पर आगे भी कार्य लगातार चलता रहा। तो इस प्रकार ये काफी इंपॉर्टेंट समय रहा, कालखंड रहा, जहाँ पर अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद हम फोर्थ पीरियड की बात करेंगे, जो चौथा कालखंड है, भक्ति और हठ योग का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट काल है, हठ योग और भक्ति योग का। ये इसका टाइम पीरियड है 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। कहीं कहीं पर इसको 1000 से प्रेजेंट टाइम तक, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वहां तक माना जाता है। तो लगभग आसपास ही है। ये वो समय था जब हठ योग और भक्ति योग परंपराएं जो है वो समृद्ध हुई। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ। भक्ति संप्रदाय के विकास का भी यही समय था। इस काल में योग की जो रचनाएं हुई उनको इतनी सरल तरीके से रचा गया कि उसने आम व्यक्ति को भी समझाने का कार्य किया, ताकि योग जो है, योग का ज्ञान है, वो सभी स्पष्ट रूप से समझ सके। हठयोग के ग्रंथ जैसे हठयोग प्रतिपिका, घेरण संहिता तथा तंत्र के कुछ ग्रंथ इसी काल में रचे गए। तो ये जो समय था वो हठयोग का और भक्ति योग का स्वर्णिम काल कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हठयोग जो है बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मन को वश करना इस काल की मुख्य जो थी वो दृष्टिकोण था, विशेषता रही इसकी।
क्योंकि हठयोग आप जानते हैं कि वो शरीर के द्वारा मन को साधते हैं, शरीर पर भी कार्य करते हैं, तो उसके साथ-साथ धीरे-धीरे वो मन को साधते हैं। तो वो इसकी मुख्य विशेषता रही। तो ये था 4th पीरियड, चौथा कालखंड। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल को हम 1857 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक मान सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ वो योग के आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। महर्षि दयानंद जी ने अपने जो आधिकारिक रचनाएं थी जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में योग के सिद्धांतों की चर्चा की और उनसे रिलेटेड जो भी भ्रांतियां थी, जो मिसकंसेप्शंस थी, उनका खंडन किया। मिसकंसेप्शंस का खंडन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो मिसकंसेप्शंस थी उनके खंडन के बाद उन्होंने सही तरीके से इसको प्रस्तुत किया। उनके शिष्य रहे स्वामी लक्ष्मणानंद जी, उन्होंने भी ध्यान योग प्रकाश में उनकी शिक्षा को प्रस्तुत किया है। इसी आधुनिक काल में ही स्वामी विवेकानंद ने योग की परंपरा को आगे बढ़ाया। महर्षि रमन, श्री अरविंदो, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, स्वामी कुवल्यानंद आदि ने योग परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे आधुनिक जो योगी हैं उनका सबका नाम लिखा है। स्वामी शिवानंद, स्वामी रामतीर्थ, कुवल्यानंद जी, श्यामाचरण लहरी जी, श्री युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, स्वामी कार्तिकेय, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, प्रभुपाद जी आदि। तो ये सभी जो है आज तक जो भी हमारे योगी हुए हैं उन सभी का नाम है। ये सभी आधुनिक काल के योगी हैं जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। शिवानंद जी जो थे उनके शिष्यों ने तो विदेशों में भी योग का बहुत प्रचार प्रसार किया। जो स्वामी कुवल्यानंद जी थे उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकों के आधार पर योग के विभिन्न प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का मूल्यांकन किया और फिर वो सभी के सामने प्रस्तुत किया। मतलब साइंटिफिक रिसर्च योग में स्टार्ट करने वाले कुवल्यानंद जी थे। उन्होंने ही कैवल्य धाम नामक संस्था की स्थापना भी की। इसी प्रकार श्यामाचरण लहरी जी ने उनके शिष्य जो हैं आगे उनकी परंपरा के योगानंद जी, उन्होंने क्रिया योग की सरल विधि बताई। इस प्रकार सभी ने अपने अपने समय में, आधुनिक समय में योग के विषय में प्रचार प्रसार किया। जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे उन्होंने केंद्रीय विद्यालय जो थे वहाँ पर योग का जो है स्टार्ट करवाया, योग शिक्षा को। तो इस प्रकार देखिए मॉडर्न टाइम तक आते आते योग के कई रूप बदले, अलग अलग तरीकों से उसे समझाया गया, उसे ईजी करके समझाया गया, उसकी मिसकंसेप्शंस को दूर किया गया। और आज के टाइम में योग जो है स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाने लगा है। तो ये योग की हिस्ट्री थी वैदिक पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक। बहुत ही इजी शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप आपको इसको समझने में इजी रहेगा। और इन 5 जो कालखंड हैं, इन 5 कालखंडों को आप याद कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे है आपकी स्टडी मटेरियल में योग की उत्पत्ति और योग का इतिहास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तभी आप योग की पूरी यात्रा को समझ सकेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू। हम प्रयास करेंगे कि बाकी के जो यूनिट्स हैं उस पर भी प्रेजेंटेशन बनाकर आपको आपके लिए वीडियो लेकर आएँ ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजिली कर सकें।